हेलो स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये 6th पार्ट है और इस ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। तो अभी तक जो हम स्टडी कर चुके हैं कि रिसोर्स क्या होते हैं और उनका हमने यहाँ पे 3-fold इंटरेक्शन भी देखा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को भी स्टडी करते हुए हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है और जो डिफरेंट अर्थ समिट्स थी उनको भी हम स्टडी कर चुके हैं। और रिसोर्स प्लानिंग को भी हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है। और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमने कहा था कि हम लास्ट में इस ट्यूटोरियल को पिकअप करेंगे, जिसमें हम लैंड सॉइल कंजर्वेशन को भी स्टडी करेंगे। और अब हमारा टॉपिक इस ट्यूटोरियल का है लैंड रिसोर्सेज यानी भू संसाधन। और आप जानते हैं कि लैंड इज़ ए ग्रेट रिसोर्स। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ लैंड रिसोर्सेज या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टडी। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स फॉर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस की रिसोर्स है लैंड। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ भी यहीं पे एग्जिस्ट करती है और डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इसी पृथ्वी पर हम कैरी ऑन करते हैं लैंड पर। ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारा सिस्टम हमारा लैंड पर चलता है। हम यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट को भी लैंड तो करना पड़ता है, पृथ्वी पर ही, भूमि पर ही। तो लैंड इज़ ऑफ ग्रेट एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर अस। हाउएवर, लेकिन फिर भी लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट। फाइनाइट मतलब सीमित, असीमित नहीं, मतलब लिमिटेड मैग्नीट्यूड। तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि लैंड रिसोर्सेज की भी अपनी लिमिटेशंस हैं और जो भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, उसी से हमें काम चलाना है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। हाँ, यूनिवर्स को हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड, इन अ सेंस वी कैन से दैट। बट हमारे पास लैंड, क्योंकि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितना आकार है, कितना क्षेत्र लैंड का है, कितना वाटर का है, ये सब तय है, लिमिटेड है। बल्कि वाटरी पार्ट अगर बढ़ गया तो हमारी लैंड और भी लिमिटेड हो जाएगी। दैट इज इट इज़ ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देयरफॉर इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड। इसलिए हमें जो भी लैंड अवेलेबल है उसे हमें वेरियस पर्पजेज़ के लिए प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए। देखिए, हमें प्लानिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज के लिए, तो लैंड भी रिसोर्स है तो इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। और जो भारत है, तो आपने इसके फिजिकल फीचर्स पढ़े होंगे कि वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं इंडिया में, और नेमली माउंटेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, मतलब लगभग सारे फिजिकल फीचर्स मिलते हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। तो लगभग 43% तो प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया में क्या हो सकता है? प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर हो सकती हैं एंड इंडस्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकती हैं। माउंटेनस अकाउंट फॉर 30%। 30% हमारा इंडिया का जो भी एरिया है जोग्राफिकल, तो 30% तो माउंटेन कवर कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया का, कंट्री का। एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। तो इनसे में फ़ायदा क्या मिलता है कि सदाबहार नदियाँ यानी हर साल पानी से भरी रहती हैं। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म, तो इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है और इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट के लिए भी ये ठीक है, पर्यावरण के लिए भी ठीक है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेटो रीजन। तो 27% हमारा प्लेटो रीजन है। इट पोसेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। तो इसका क्या फ़ायदा मिलता है कि प्लेटोज अक्सर आर रिच इन रिजर्व ऑफ मिनरल्स। फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं और फॉरेस्ट कवर भी हमको मिलता है। तो देखिए, 3 फिजिकल फीचर्स, प्लेन, प्लेटोज एंड माउंटेन, और उनके फ़ायदे हमने देखे। इधर एक डायग्राम दिया है, इसे भी आप देख लीजिए। दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कि देखिए, सबसे जो बड़ा पार्ट है इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का 43%, यानी प्लेन हमारे पास है। 50% तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद दूसरा है हमारा ये वाला रीजन, यानी कि माउंटेनस रीजन। तो देखिए, काफ़ी पूर्वोत्तर में हमारी पहाड़ियाँ हैं और हिमालय रेंजेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, प्लेटोज़ का भी काफ़ी हिस्सा है, 27%। तो आपने देखा कि जो हमारा दक्षिण का हिस्सा है, डेक्कन प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा आपने, जो कि काफ़ी रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। और ये रिलीफ फीचर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, जो भी प्लेन में ऊबड़ खाबड़, ये भी सारी चीज़ें जो रिलीफ्स होती हैं। आप चेहरे पे देखिए, आपके चेहरे पे जो भी नाक उभरी हुई है, आँख धसी हुई है, तो ये भी रिलीफ फीचर्स हैं आपके फेसेस के। इसके बाद जो हमें स्टडी करना है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन यानी हम भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। जो भी ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, जो भी लैंड एरिया हमारे पास है, वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के तहत भी पूछा जाए तो आप कहेंगे, देखिए, हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, माउंटेन्स भी लैंड एरिया में मिलते हैं, रिवर्स भी मिल जाती हैं, लेक्स मिलती हैं,
तो ये तो नेचुरल चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम इसी भूमि पर जो भी लैंड एरिया हमारा होता है वहाँ पे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं, रेलवे लाइंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं, और ऐसे भी ज़मीनें हैं जो पड़ी रहती हैं जिन पर कुछ भी हम नहीं वर्क करते, एग्रीकल्चर भी वहाँ पे नहीं हो सकती। तो इस तरह से डिफरेंट यूजेस हैं लैंड के, तो वो हमें यहाँ पढ़ने हैं। तो आइए चलते हैं कि बुक में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट यानी जंगल पाए जाते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, दूसरे नंबर का, यानी ऐसी भूमि जो कल्टीवेशन के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके क्या कारण हो सकते हैं कि या तो बैरन हो सकती है, मतलब बंजर भूमि, यानी प्रोडक्टिविटी नहीं है वहाँ पर, अगर हम कुछ लगाते हैं तो क्रॉप होती नहीं है, मिट्टी उपजाऊ नहीं है वहाँ की। एंड वेस्ट लैंड, तो वेस्ट लैंड इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे माउंटेन हो सकते हैं, वहाँ रॉकी पार्ट हो सकता है, पथरीला हिस्सा हो सकता है जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। तो एक तो वजह यह है कि इन जगहों पर जो लैंड एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं है। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन का दूसरा कारण ये है कि जिस भूमि पर खेती तो हो सकती है लेकिन हम नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर और चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, एट्सेट्रा। तो वहाँ पर हम कैसे खेती करेंगे? 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन पे मान लीजिए यहाँ पे 5 घर बन गए, तो क्या खेती करोगे आप? हाँ, पहले खेती होती रही होगी, यही हो रहा है। मान लीजिए एक पेरेंट हैं, उनके 5 भाई हैं आपस में, और सबको 10-10 बीघा मिली हुई है, 50 बीघा है। अब हर पेरेंट के 2-2 बच्चे हो गए, तो जो 50 बीघा है हर एक का 10-10 बीघा, 5-5 बीघा हो जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे। तो इस तरह से जो लैंड होल्डिंग है वो कम होती चली जाती है। एनीवे, ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का है। तो फॉरेस्ट पाया जाता है, और ऐसी भूमि दूसरे नंबर पे जहाँ पर कल्टीवेशन होती नहीं है। तीसरा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो देखिए यहाँ भी कल्टीवेशन नहीं है, यहाँ भी कल्टीवेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, A, B, C। तो एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, फैलो लैंड कहते हैं पड़ती भूमि को। मान लीजिए कि आप यहाँ पर खेती करते हैं, आपने 2020 में खेती की और आपने 2021 के लिए आगे के लिए सोचा कि हम इस पर खेती नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, 1 साल ऐसे ही आपने छोड़ दिया इसको, तो ये फैलो लैंड कहलाएगी। इसी प्रकार से आपने इसको 2, 3, 4, 5 साल के लिए छोड़ दिया, 5 से ज़्यादा साल के लिए छोड़ दिया, तो ये फैलो लैंड के डिफरेंट नेम्स हो जाते हैं जो हम यहाँ देखेंगे। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब, और ये तो अनकल्टिवेटेड लैंड पार्ट है ही है, और जो हमारा लैंड पार्ट अनकल्टिवेटेड है जिसमें हम फैलो लैंड को शामिल नहीं करेंगे, मतलब जहाँ पर हम खेती योग्य भूमि में हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वहाँ पे खेती, तो उस हिस्से को हम शामिल नहीं करेंगे। तो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जानवर चरा करते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड है, चारागाह जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ भी खेती नहीं करते, क्योंकि अगर हम वहाँ खेती कर लेंगे, वहाँ पे कोई फसल उगा देंगे, तो चारागाह कहाँ रह जाएगा, वहाँ पे जानवर नहीं चर पाएंगे। तो इसलिए गाँव में, देहातों में इस तरह की भूमियाँ छोड़ी जाती हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, इसके अलावा ऐसा भी लैंड एरिया है, क्योंकि हम जो क्रॉप्ड एरिया है उसमें हम इन सबको गिनते नहीं हैं, ट्री क्रॉप्स को। तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, तो जैसे बाग वगैरह हैं, मैंगो ग्रुप्स वगैरह हैं, तो यहाँ भी खेती नहीं होती, क्योंकि अगर आप वहाँ पे पेड़ लगाओगे, वहाँ पे बाग लगाए हुए हैं आपने, तो खेती क्या करोगे। तीसरा है C, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। देखिए, कल्चरेबल वेस्ट लैंड उसे कहते हैं, जो जैसे बैरन है, वेस्ट लैंड है, इसे हम अनकल्चरेबल कह सकते हैं। यानी अनकल्चरेबल का मतलब ये है कि यहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं बट वहाँ पे हम क्रॉप नहीं उगा रहे हैं। तो कल्चरेबल वेस्ट के लिए आप इतना याद रखिए यहाँ से कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, जैसे मैंने फैलो लैंड की यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे समझाने की कोशिश की। तो कोई भी भूमि, कोई भी भू क्षेत्र, कोई भी लैंड एरिया, अगर हम उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, मतलब उस पर हम जुताई नहीं करते, बीज नहीं डालते, क्रॉप नहीं उगाते 5 साल से ज़्यादा, तो वो कल्चरेबल वेस्ट में आ जाएगी। इसके बाद फैलो लैंड्स, जो मैंने यहाँ बताया था पड़ती भूमि, करेंट फैलो यानी कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी 1 साल के अंदर जो भी फसलें उगाई जाती हैं, अगर हम उसे छोड़ देते हैं 1 साल के लिए, नहीं उस पर कोई फसल उगाते हैं जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी रिगेन हो जाए, तो उस तरह की लैंड को हम फैलो लैंड कहेंगे। यानी कहने के लिए मैं यहाँ पे एक हिस्सा ले लेता हूँ कि ये 1 बीघा खेत है और यहाँ पर आपने लगातार 5 साल से खेती करते चले आ रहे हैं, पर 1 साल आपने छोड़ दिया इसको, हम इसमें जुताई नहीं करेंगे, जिससे कि इसकी फर्टिलिटी कुछ रिगेन हो। 1 साल ऐसी पड़ी रहेगी, मतलब पड़ी रहेगी, उसी को कहते हैं फैलो लैंड। अनकल्टिवेटेड हम छोड़ देते हैं, जबकि वो कल्टिवेबल है, 1 साल के लिए है, तो वो हो जाएगी करेंट फैलो लैंड। अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर्स, और इसी भूमि के क्षेत्र को अगर आप 1 से 5 साल के बीच में आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो, तो ये हो जाएगी
अदर देन करेंट फेलो लैंड। तो 1 साल के लिए फेलो लैंड और 1 से 5 साल के लिए अदर देन करेंट फेलो लैंड। और इसी तरह से आप इसे आगे भी छोड़ देते हो तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहलाएगी। इसके बाद जो 5वां है आपका वो है नेट सोन एरिया। देखिए आप जानते हैं कि आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और उसे आपने 12 में बेच दिया, तो वास्तव में आपको 12 रुपये प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 2 रुपीज़। अर्निंग तो आपकी 12 रुपये हुई है लेकिन प्रॉफिट उसमें 2 रुपीज़ है। उसी प्रकार से आप नेट सोन एरिया को समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे ये भूमि का टुकड़ा है और ये एक भूमि का टुकड़ा है और ये एक भूमि का टुकड़ा है, ठीक है। ये भी 1 बीघा है, ये 2 बीघा है और ये भी 1 बीघा है। तो कुल मिला के 4 बीघा ज़मीन हुई। बीघा एक प्रकार से नाप होती है हमारे क्षेत्र में, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अब 1 साल में एक बार इसमें फसल ली गई, एक बार इसमें फसल ली गई और एक बार इसमें, तो 2, 3, 4, तो 4 बीघा नेट सोन एरिया होगा। लेकिन मान लीजिए कि इसमें और इसमें साल में 2 बार फसल ली गई, मतलब गेहूँ धान 2 बार इसमें बोया गया, गेहूँ धान 2 बार इसमें, यानी एक बार धान फिर गेहूँ और फिर धान फिर गेहूँ, यानी पैडी एंड वीट। और इसमें सिर्फ पैडी उगाया गया एक बार, ओनली 1। इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें सिर्फ 1 बार। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 2 बार बोया गया, यहाँ पे 2 बार बोया गया, 2 and 2 4, और यहाँ पे 1 बार बोया गया 1। तो ये जो 5 का फिगर बन रही है हमारी 2 + 2 4 + 1, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लेकिन अगर हम नेट सोन एरिया निकालेंगे तो हमारा 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भूमि है वो 1 बीघा है, 1 बीघा है, 1 बीघा। इस पर सिर्फ एक बार आप जो फसल उगाते हो वो ही काउंट होगी। इस पर अगर आप 2-3 बार फसल उगाते हो तो वो काउंट नहीं होगी। उसे आप काउंट करोगे तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो मोर देन वंस तो हो गया 1, क्योंकि एक बार तो उगाया जाता, एक से ज़्यादा बार उगाया गया है, वो एक बार और उगाया गया है, तो 1 + 1 2। इसी प्रकार से इसको एक बार और उगाया गया है। तो नेट सोन एरिया हमारा था 1 2 3, जो मैंने पहले फिगर निकाली थी 3, और प्लस इसमें एक बार ज़्यादा उगाया गया, इसमें एक बार ज़्यादा उगाया गया, तो 2 और जोड़ दीजिए, तो 5 आपको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा, जबकि 3 आपका नेट सोन एरिया रहेगा। तो भारत में कई जगह इसी प्रकार से एक ही खेत से कई बार फसल ली जाती है, तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा देता है, लेकिन नेट सोन एरिया हमारा वही का वही रहता है। इसके लिए हम आगे एक पाई चार्ट भी स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्लियर हो गया होगा कि नेट सोन एरिया जो उस ज़मीन में सिर्फ एक बार यूज़ किया जाता है फसल के लिए, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में उसमें और एक से बार ज़्यादा जब फसल उगाई जाती है तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। और अगर हम उसमें एक बार फसल उगाएं तो नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया दोनों एक ही रहेगा। अब लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, भारत में किस प्रकार से ज़मीन यूज़ होती है वो हमें देखना है। ये तो एक जर्नल हमने अंडरस्टैंडिंग देखी कि लैंड के डिफरेंट यूजेस क्या हैं। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, द यूज ऑफ लैंड इज डिटर्मिन बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न, या लैंड यूज़ को डिफाइन करने वाले फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटर्मिन बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, तो फिजिकल फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे, जैसे कि टोपोग्राफी है कि वहाँ पे पर्वत है, पठार है, मैदान, क्लाइमेट कैसी है वहाँ की, क्योंकि आप वहाँ पे वैसी फसल ले पाएंगे ना। आप जम्मू कश्मीर में अगर आप सेब उगते हैं तो उन्हें आप राजस्थान में कहाँ से उगा पाएंगे। सॉइल टाइप कैसी है, मिट्टी कैसी है, पैडी की फसल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, वीट की फसल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं, सच एज पॉपुलेशन वहाँ कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है। जैसे अमेरिका में जो किसान खेती करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में 2-2 बीघा वाले ज़मीन पे खेती करने वाले किसान इनके बराबरी कैसे कर सकते हैं। हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड सेटअप के साथ यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे ऐसी नहीं होती है। और कल्चरल एंड ट्रेडिशंस भी इसमें काम करते हैं कि हम किस चीज़ को उगा रहे हैं। वो हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, तो हम उसकी खेती ज़रूर करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, और ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ दिया गया है, ये साल दर साल बदलता भी है, जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं वैसे बुक में छपते हैं। तो 1960, 61 और 2014-15 का इसमें दिया गया, तो हम उसे स्टडी कर लेते हैं। और ये डिफरेंट कलर से और उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे टेक्स्ट मैटर में जहाँ दिया गया है उसके हिसाब से। देखिए, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो हमारे पास लैंड यूज डेटा, यानी जो भी डेटा लैंड यूज पैटर्न से रिलेटेड हमारे पास 100% अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 93% अवेलेबल है। उसका कारण है कि द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यानी जो हमारा माउंटेनस स्टेट पार्ट है,
और असम को छोड़ के, तो हमारे पास उनका डेटा नहीं है। हैज़ नॉट बीन डन फुली, मोर एवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ जम्मू एंड कश्मीर का भी एरिया है ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का ऑक्यूपेशन है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके ढूंढिए वहाँ पे। तो वहाँ पे भी सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। दरअसल इसका जो ऊपर लिखा गया है रिपोर्टिंग एरिया, तो रिपोर्टिंग एरिया तो 100% मान लिया गया कि जिसके डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं। तो रिपोर्टिंग एरिया का मतलब ये होता है जिसके डेटा हमारे पास हैं। दिस इज़ द रिपोर्टिंग एरिया ऑफ लैंड यूज़। तो 93% की होने की वजह आप समझ गए, बिकॉज वी डोंट हैव or we have not fully surveyed some areas in Jammu and Kashmir because it is not under our occupation presently, though it is our territory. We may gain it in future. यार कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स असम को छोड़ के वहाँ के डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड। तो अब हम पाई चार्ट को देखेंगे कि जो परमानेंट पास्चर के लिए जो चारागाह वाला जो क्षेत्र था वो कम हो गया है। हाउ आर वी एबल टू फीड और ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, और इस तरह से चारागाह कम होते चले जाएंगे तो हमारे यहाँ जो जानवर की पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन है, उसको हम कैसे खिलाएंगे ऑन दिस पॉस्चर, जब पॉस्चर एरिया हमारा कम रहेगा। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, और ऐसी स्थिति में इसके परिणाम क्या होंगे। सोचिए आप, पहले ऐसा नहीं था, पहले चारागाह खूब हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, खेत भी ज़्यादा थे, हालांकि प्रोडक्टिविटी लो थी। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है प्रोडक्टिविटी पे। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है। देखिए परमानेंट पॉस्चर का जो कलर है वो ये है, यानी कि ये तो 4.71% था हमारा जो भी जोग्राफिकल एरिया है, लैंड एरिया। 4.71% में हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे, परमानेंट पॉस्चर्स हुआ करते थे, मतलब खेती नहीं होती थी, हमेशा वो चारागाह बने रहते थे। और यहाँ पर ये एरिया परमानेंट पॉस्चर का आके 3.3% हो गया, कम तो हो ही गया। और उसकी वजह आप जान रहे होंगे, या तो उसे खेती योग्य बना दिया गया होगा, या वहाँ पे कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए होंगे, क्योंकि अचानक वहाँ पे पठार और पर्वत तो बन नहीं जाएंगे। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसे अंडर कल्टिवेशन लाया गया होगा या फिर वहाँ पे कोई निर्माण हुआ होगा। इसको आप अच्छे ढंग से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसको। आगे चलते हैं, क्या लिखा गया है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फेलो लैंड, जो कि 1 से 5 साल तक छोड़ दी जाती हैं, है ना, अदर देन द करेंट फेलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। तो जो अदर देन द करेंट फेलो लैंड्स हैं वो बड़ी तो हैं, उनमें खेती की जा सकती है, लेकिन पुअर क्वालिटी की वजह से जो वहाँ की जो मिट्टी है, वो लैंड है, वो पुअर क्वालिटी की है, और उस पर अगर हम खेती करते हैं तो उस पर जो लागत आएगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे बताया गया है। फेलो अदर देन करेंट फेलो, तो देखिए ये है कलर इसका, और ये कलर ये रहा। 3.50% था आपका 1960-61 में, और ये अब कितना हो गया है, ये हिस्सा बढ़ा है यहाँ पे 3.6%। तो बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेती तो हो नहीं पा रही है, और अगर की भी जाए तो बहुत कॉस्टली होगी, तो किया नहीं जाता उस पर खेती। मान लीजिए थोड़ी सी उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो आप उसे प्लेन करवाएंगे, फिर उसकी मिट्टी उपजाऊ नहीं तो आप उसमें तरह तरह के ट्रीटमेंट करेंगे, उसको उपजाऊ बनाएंगे, उसको योग बनाएंगे कि हम उस पर खेती कर सकें। तो इतना ज़्यादा खर्चा होगा तो आप करने को राज़ी नहीं है। तो इसलिए इस इंक्रीज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी वजह से देखिए नेट सोन एरिया घट गया है। 46.26% था और 45.5% रह गया। लेकिन इसकी वजह एक और है, उसकी वजह कि जो 18.11% जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो 23.3% यहाँ पे शो हो रहा है, ये बढ़ा हुआ है। और एक चीज़ आप देखिए कि बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, ये टर्म यहाँ यूज हुआ, जो मैंने वहाँ नहीं यूज हुआ था, मैंने आपको बता दिया था। तो ये पार्ट घट गया है और ये अच्छी बात है। 18.11% पे खेती नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि वेस्टलैंड था। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये 5.5% रह गया है, इसका मतलब हमने उसे खेती योग्य बनाया है। अब वो बात दूसरी है कि वो नेट सोन एरिया में उतना शो नहीं हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है काफ़ी हाई हो सकती है, इसलिए भी ये क्षेत्र पड़ा हुआ है, फैलो पड़ा हुआ है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स, इसलिए कभी 2 साल में या 3 साल में 1 या 2 बार इन पे खेती होती है। एंड इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर हम इन्हें नेट सोन एरिया में इंक्लूड कर भी लें, क्योंकि नेट सोन एरिया में जो बराबर जिस पे खेती की जाती है हम उन्हें ही यूज़ करते हैं, इंक्लूड करते हैं, देन द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54%। तो जहाँ पर इक्का दुक्का खेती 2-3 साल में हो जाती है, अगर हम उसे भी इंक्लूड कर दें तो हमारा नेट सोन एरिया बढ़कर 54% हो जाएगा। ग्रेट। अगर यहाँ पे बराबर खेती होने लग जाए तो सोच लीजिए कि 50% से भी ज़्यादा लैंड एरिया हमारा अंडर कल्टिवेशन होगा। कहने का मतलब ये है कि इस 45.5% में हम इसको ऐड कर सकते हैं, ये 3.6% को, और ये भी 4.9% को जो करेंट फेलो लैंड है, तब ये बढ़ के 50 के अबव चला जाएगा।
द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो हर स्टेट में नेट सोन एरिया एक जैसा नहीं है। जैसे इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब है, पंजाब हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा का मतलब ये है कि जो भी वहाँ पे एग्रीकल्चरल यानी कृषि योग्य भूमि है तो उसके 80% पर खेती हो जाती है, 20% छोड़ा रहता है अदर देन फेलो लैंड या फेलो लैंड आप कह सकते हो। एंड लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। यहाँ पे जो भी लैंड एरिया है उसका मात्र 10% पे ही खेती हो पाती है। एक तो हरियाणा और पंजाब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन एरिया है, ये भी एक वजह है। और देखिए मिज़ोरम है, मणिपुर है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है, माउंटेनस टेरेन है यहाँ पे। इसकी वजह से भी यहाँ पर जो खेती योग्य भूमि है वो कम है, तो 10% पे खेती होती है। तो पंजाब और हरियाणा जितनी दूर में फैले हुए हैं उसमें से 80% पे तो एग्रीकल्चर ही होती है, सिर्फ 20% पे हैबिटेशन है एक प्रकार से, जहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है और कोई स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो खेती खूब होती है। तो ये तो हो गया भाई एग्रीकल्चर की बात। अब आते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर दैन द डिज़ायर्ड 33%। तो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी यानी 1952 के अनुसार जो गोल तय किया गया 33% तय किया गया कि जो भी हमारा लैंड एरिया उसके 33% पे यानी 1/3 हिस्से पर तो फॉरेस्ट होने चाहिए। इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक रहता है। तो 33% एक डिज़ायर्ड गोल है जोग्राफिकल एरिया जो हमारा है, और इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952 कि हाँ इतना होना चाहिए। तब से हम कोशिश में लगे लेकिन आज तक नहीं कर पाए। इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। कहीं से भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 33% गोल कहाँ हेल्प करता है, क्यों ज़रूरी है। तो बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण में बैलेंस बना रहे। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, कितने ही प्राणी जो है उस जंगल पे डिपेंड होते हैं, लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो उस फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो लोग, तो इस पे डिपेंड करते हैं उसके प्रोडक्ट पे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे। एज पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड। और जो लैंड एरिया का काफ़ी हिस्सा हमारा वेस्ट लैंड है, ये सब हम वही पढ़ रहे हैं जो हमने लैंड यूज पैटर्न पढ़ा था। तो इंडिया में क्या स्थिति उसको हम पढ़ रहे हैं। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, तो वो भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जहाँ पर एग्रीकल्चरल यूजेस के अलावा भूमि यूज़ हो रही है तो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस कहलाएंगे। जैसे वेस्ट लैंड हो सकती है जिसमें रॉकी पार्ट हो सकता है, एरिड हो सकता है, मतलब सूखा क्षेत्र है, पानी की कमी है, इस वजह से भी खेती नहीं होती है। डिजर्ट एरिया है, छोड़ दिया गया है। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दिया गया कि वेस्ट लैंड कौन सी लैंड होती है, और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी जो हम यूज़ करते हैं जैसे रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये हम मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने यहाँ पे पढ़ा था डिफरेंट लैंड यूज़ पैटर्न्स के अलावा यहाँ पे कि लैंड यूटिलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा था। और फिर हमने इंडिया में देखा कि किस प्रकार से पॉस्चर्स कम हो रहे हैं, परमानेंट पॉस्चर्स कम हो रहे हैं, और फॉरेस्ट डिज़ायर्ड गोल जो कवर होना चाहिए वो नहीं है, और अदर देन करेंट फेलो लैंड है तो उसकी क्वालिटी पुअर है, जिस पे कल्टीवेशन करना बहुत कॉस्टली होता है तो छोड़ दिया जाता है। तो इसे इतना कुछ पढ़ने के बाद तो इसके बाद ये भी पढ़ना जरूरी है कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड। यानी मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि आप 1 साल के लिए इसे छोड़ देते हो, पढ़ती हो, जरूरी है, इससे इसकी फर्टिलिटी रिगेन हो जाती है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक के लिए आप लैंड का बराबर यूज़ करते हो, इस पर खेती करते चले जा रहे हो, इससे फसल लेते चले जा रहे हो, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। तो उसको कंजर्व करने के लिए और जो भी इस पे मतलब जो क्वालिटी डिग्रेड हो रही है उसको मैनेज करने के लिए आप कोई कदम भी नहीं उठाते हो, कोई मेजर्स नहीं लेते हो, तो क्या होगा, इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो उसका नतीजा ये है कि लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है उसकी क्वालिटी कम हो जाना, और जो भी मिनरल कंटेंट हैं ज़रूरी हैं फर्टिलिटी के लिए वो कम हो जाना। और दस इन टर्न है सीरियस रिपरकशंस मतलब प्रभाव ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। तो इसका सोसाइटी पे एनवायरनमेंट में बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए आप प्रोडक्टिविटी लो होगी और जिसकी वजह से खाद्यान्नों की कमी होगी तो दाम बढ़ेंगे, और एनवायरनमेंट में तो असर पड़ता ही है क्योंकि सॉइल की क्वालिटी ख़राब होगी तो उसमें पेड़ पौधे नहीं उगे होंगे जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप बॉडी से काफ़ी वर्क लेते हो, खाते पीते हो मेंटेन करने के लिए, बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, बहुत माँ बाप सोचते हैं इसको दूध भी दो, इसको बादाम भी दो खाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, तब मैनेज करते हैं ना बॉडी को, पता चला आप दौड़ते चले जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो सुबह से शाम, पसीना बहा रहे हो, गर्मी में काम कर रहे हो, ना पानी पी रहे हो, ना भोजन ले रहे हो, कैसे मैनेज होगा, आपकी बॉडी कैसे मैनेज होगी। इसी प्रकार से अगर आप बराबर लैंड यूज़ कर रहे हो, बराबर आप भूमि का उपयोग कर रहे हो खेती के लिए, तो उसे मैनेज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और उसका एक तरीका है उसे फैलो छोड़ देना 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसकी फर्टिलिटी रिगेन हो जाएगी, फिर से खेती करिए उसके ऊपर। क्योंकि मैं गाँव के एरिया में भी रहा हूँ तो मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों को। बाकी जो
पोर्शन है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, तो इसे हम लास्ट पार्ट में स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के तहत। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।